हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? हमीर पढ़ रहे थे। हमीर के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? राघव देव और बीजादित्य। अच्छा, हमीर के बारे में पढ़ा। हमीर की बेटी का नाम क्या था? कौन से तालाब में कूदकर? क्या कहते हैं उसको हम? अच्छा, किसने कहा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? कौन से किले पर कब्जे के बाद? रणथंभौर पे कब्जा किसने किया था और किसको सौंप दिया था? कब कब्जा कर लिया था? और इस समय रणथंभौर का कौन सा साका हुआ? पहला। साके में क्या क्या दो चीजें होती है? जौहर किसने किया? केसरिया का नेतृत्व है कौन करता है? इस समय इसमें कौन सा एक अलाउद्दीन का सेनापति लड़ता हुआ मारा गया था? और हमीर का कौन सा सेनापति? अन्य दो सेनापति उधर, एक इधर। कौन कौन थे बताओ दे? उलूग खान और अलब खान। इधर हमीर के पास कौन था? अलाउद्दीन ने कब अटैक किया था ये? क्योंकि वो अपने साम्राज्य का, क्योंकि रणथंभौर का किला एक ऊंची, और वो उसका कौन सा महत्व था? क्योंकि रणथंभौर दिल्ली से मालवा और गुजरात के, क्योंकि अलाउद्दीन रणथंभौर की बढ़ती हुई शक्तियों को, वो जलालुद्दीन खिलजी की विफलता का, और उसके दो विद्रोहियों को किसने शरण दे दी थी? क्या क्या नाम थे उनके? अच्छा, हमीर ने पहले दिल्ली के कौन से सुल्तान के दो हमले विफल कर दिए थे? जलालुद्दीन खिलजी। तो विफल होने के बाद उसने क्या कहा था? मुसलमान के बाल के बराबर। ऐसा अमीर खुसरो की कौन सी किताब कहती है? मिफ्ताहुल फुतूह है। अलाउद्दीन का हमला कौन सी किताब में लिखा हुआ है? खजानुल फुतूह का एक और क्या नाम? तारीखे अलाई। अमीर ने कितने में से कितने युद्ध जीते थे? उसने आबू के कौन से राजा को हराया? आबू के कौन से राजा को? प्रताप सिंह। मेवाड़ के, आपके मालवा के, और भीमरस के। उसके पिता ने कितने साल राज किया था? अतः उसने रणथंभौर में, उसके कोटि यज्ञ के पुरोहित कौन थे? उसने कौन सी बुक लिखी थी? श्रृंगार हार नाम की बुक लिखी थी। वाघभट्ट ने रजिया सुल्तान के कौन से सेनापति को हराया था? कुतुबुद्दीन हसन गौरी। और नासिरुद्दीन महमूद के इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मारा गया था? कौन मारा गया? वीर नारायण। और रणथंभौर में चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? कब स्थापना की? 1194 में स्थापना की थी। पहले वो अजमेर का राजा था, तब किसने हटा दिया था उसको? हरिराज ने। क्यों हटा दिया था? हरिराज का कौन सा सेनापति दिल्ली पर आक्रमण करता है? लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा आक्रमण किया, और इसमें भी हरिराज को हार का। अतः हरिराज ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली थी। कौन कहता है गौरी ने कुछ दिनों तक अधीन शासन किया था? हसन निजामी। अपनी कौन सी बुक में? ताज उल मासिर। क्या नाम है? कौन कहता है विगराज का शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था? मिनाल में सुहेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज सेकंड। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज सेकंड ने। इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मारा गया था? कौन मारा गया? बगुली शाह को किसने हराया था? कौन से राजा ने धरती को चांदी से ढक दिया था? अजय राज। किसने? ऐसा कौन कहता है? अजमेर के कौन से चौहान राजा की हत्या उसके बेटे द्वारा कर दी गई थी? अरुणोराज। अरुणोराज की हत्या किसने कर दी थी? जयानक की बुक का नाम बताओ। पृथ्वीराज चौहान की दो उपाधियां बताओ। राय पिथौरा। और कौन सा किला बनवाया था? एक टीम जो उसका शासन संभालती उसको क्या बोलते थे? पंचकुल। क्या बोलते? कला एवं संस्कृति विभाग का मंत्री कौन था? चंद बरदाई ने कौन सी बुक लिखी थी? अन्य कौन कौन दरबारी विद्वान थे उसके? वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ और आसाधर उसके दरबारी विद्वान थे। पहला स्वतंत्र चौहान राजा कौन था? कौन सी रानी पुष्कर जिले में भगवान शिव की पूजा करती थी? आत्म प्रभा का एक और क्या नाम था? कौन सी क्रिया में निपुण थी वो? कौन सी रानी के नाम के सिक्के चलाए गए थे? कौन से राजा ने चलाए थे? कौन कौन सी धातु के चलाए थे?
कौन से राजा ने पार्श्वनाथ मंदिर को गांव दान में दिया था? सोमेश्वर। किसने दिया? कौन सा अभिलेख कहता है विग्राज ने दिल्ली जीत ली थी? कौन सा अभिलेख कहता है कि चौहान चंद्रवंशी है? हास्य अभिलेख। और कौन सा अभिलेख कहता है कि चौहान सूर्यवंशी है? विग्राज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। कौन से अभिलेख कहते हैं चौहान ब्राह्मण है? बिजोलिया अभिलेख। और कौन सा इतिहासकार कहता है कि चौहान सूर्यवंशी है? गौरी शंकर हीराचंदे। कौन सा इतिहासकार चौहानों को ब्राह्मण बताता है? कौन सा अभिलेख उन्हें इंद्र का वंशज बताता है? रायपाल का। श्रीमाल किसका पुराना नाम था? दिल्ली का पुराना नाम? उपरमाल का, नागदा का, मंडलगढ़ का, जालोर का, सांबर का, नाडोल का, विजयावल्ली किसका था? बिजोलिया अभिलेख का रचयिता कौन था? गुणभाद्र। उसका लेखक और उसका उत्कीर्णक। चलो आगे पढ़ते। देखो हमीर का मूल्यांकन। ये पेन दूसरा है तुम्हारे पास? नया मंगा। ध्यान रखा, अगर ये टूटने का मतलब है बोर्ड की पूरा खराब हो जाएगा एकदम, है ना, स्थिति बिगाड़ देगा ये। अभी नया मंगा, अभी अगली क्लास से पहले होना चाहिए तेरे पास। देखो हमीर का मूल्यांकन। जैसे पृथ्वीराज चौहान का पढ़ा था वैसे हमीर में हमने पढ़ा था। पृथ्वीराज चौहान पे 2 आरोप लगाए जाते हैं। कौन कौन से 2 आरोप थे? एक तो क्या आरोप लगाया जाता है कि अपरिपक्व है, और एक था कि अदूरदर्शी। हमीर पर 2 लगाए जाते हैं। एक तो हमीर ने टैक्स बढ़ा दिए थे। क्या बढ़ा दिए? और एक वैसा उसने अपनी जिद के लिए लड़ाई कर ली। किसके लिए? हट के लिए लड़ाई कर ली थी। क्या लेना देना था यार, यदि मोहम्मद शाह के अबरू को शरण नहीं देता तो उसको लड़ाई करनी नहीं पड़ती। लिखो, हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। हमीर इज ब्लेम्ड फॉर राइजिंग टैक्सेस एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। हमीर इज ब्लेम्ड फॉर राइजिंग टैक्सेस एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। हमीर इज ब्लेम्ड फॉर राइजिंग टैक्सेस एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दी चार्जेस। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दी चार्जेस। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दी चार्जेस। लाइन चेंज करके लिखो। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर। तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, एंड मोर मनी वाज नीडेड टू सपोर्ट वॉर एफर्ट्स। तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, एंड मोर मनी वाज नीडेड टू सपोर्ट वॉर एफर्ट्स। युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, एंड मोर मनी वाज नीडेड टू सपोर्ट वॉर एफर्ट्स। ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था। इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग ऑल किंग्स। ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था। इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग ऑल किंग्स
ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था। इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस एमंग ऑल किंग्स। युद्ध से पहले हमीर ने कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। हमीर नेवर रेज टैक्सेस बिफोर वॉर। युद्ध से पहले हमीर ने कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। हमीर नेवर रेज टैक्सेस बिफोर वॉर। पढ़ो इन 3-4 लाइनों को वापस पढ़ो। क्या आरोप अमीर पे कि उसने क्या बढ़ा दिए थे? कर। पर हम कहते कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था और युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता, और ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता। फिर यदि हमीर पर यह आरोप है सब पे लगना चाहिए, और यदि सब पे नहीं लगता तो फिर हमीर पे भी नहीं लगना चाहिए। एक तो भाई होता क्या, बंदा रेगुलर टैक्स बढ़ाता है, पर उसने युद्ध से पहले कभी भी करे केवल युद्ध में बढ़ाए थे। युद्ध में हम भी जानते हैं अधिक धन की आवश्यकता है, तो अधिक धन की आवश्यकता तो राजा क्या क्या करते? टैक्स। सारे राजा करते थे, यहाँ पर अमीर ने भी किया था। यह अमीर की गलती नहीं है। अगला पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। देखो, शरणागत की रक्षा करना, शरणागत की रक्षा करना, तो प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर, तो प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर। उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था, वॉज आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था, वॉज आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था, वॉज आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। तथा हमीर भी उसी आदर्श का पालन कर रहा था, एंड हमीर वॉज फॉलोइंग दिस आइडियल ओनली। तथा हमीर भी उसी आदर्श का पालन कर रहा था, एंड हमीर वॉज फॉलोइंग दिस आइडियल ओनली। तथा हमीर भी उसी आदर्श का पालन कर रहा था, एंड हमीर वॉज फॉलोइंग दिस आइडियल ओनली। लाइन चेंज करके लिखो। उसकी बहादुरी, हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी, हिज ब्रेवरी, तथा शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना, एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर, तथा शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना, एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर। शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना, एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल, न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल, न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल, बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग, बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग, बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। अब वापस पढ़ लो अपने, ये थी बात। क्या लिखी हमने? आरोप है उस पे कि उसने किसके लिए युद्ध किया था? आपने हट के लिए। और हम कहते हैं वैसा उसने हट के लिए युद्ध नहीं किया, उसने युद्ध किसके लिए किया था? शरणागत की रक्षा। और शरणागत की रक्षा करना उस समय की भारतीय संस्कृति का, उस समय जो आज दिन तक है। हमने दलाई लामा को आज तक बिठा रखा है। भाई, तिब्बत नाम का एक देश था, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत का धर्मगुरु भाग के इंडिया आ गया दलाई लामा 1959। कब आए? तब से आज दिन तक बैठे हैं। और इसी चक्कर में चाइना ने हम पर आक्रमण किया 62 में। इसी चक्कर में चाइना पाकिस्तान का साथ देता है, इसी चक्कर में चाइना भारत के अगेंस्ट रहता है, पर हमने वापस थोड़ी भेज दिया, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना हमारी भारतीय संस्कृति का। हमने नुकसान सा भाई, चाइना से आक्रमण सा आया, हमारे एक बड़े इलाके में चाइना कब्जा करके बैठा है, ऊपर वाला पीओके का पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। हमारे साथ आज भी उनकी तनातनी चलती है, पर दलाई लामा आज भी हमारे पास है। हमने दलाई लामा को वापस दिया। हमने कहा शरणागत की रक्षा करना हमारा आदर्श। मेरी तो इच्छा है मैं कभी दलाई लामा से मिलूं, क्योंकि वो 1959 में आए थे।
तब अपने प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। कौन थे? मोदी जी तक सारे प्रधानमंत्री देखे उन्होंने। भाई कितने चेंज हो गए। नेहरू जी, नेहरू जी के बाद गुलजारी लाल नंदा, फिर शास्त्री जी, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा जी, फिर आपके राजीव, वो सॉरी बीच में मोरारजी देसाई, बाद में चौधरी चरण सिंह जी, बाद में राजीव गांधी जी, उसके बाद में आपके वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, वाजपेयी, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, वाजपेयी, सरदार जी, मोदी जी। कितने प्रधानमंत्री एक आदमी ने देखे, वो आदमी कौन? और सारे प्रधानमंत्री मिले होंगे उनसे, या वो प्रधानमंत्री से मिले होंगे, तो उनसे तो अपने खूब सारी बातें जान सकते हैं कि भारत का इतिहास जाना है। दलाई लामा से पूछ लो, कोई एक आदमी जो इतने सालों से बैठा है वो कौन है अपने पास? पर हमने वापस थोड़ी सौंपा उनको। हमने कहा नहीं भाई, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का। जब आज भी ये भावना इतनी बलवती है हमारे, तो तब तो और ज्यादा रही होगी। तब तो मरने मारने किसी को डर भी लगता नहीं था। तो मर जाएंगे यार, पर आदमी को सौंपा कैसे जाए वापस? लाइन चेंज करके लिखो। तो किसी कवि ने हमीर के बारे में ठीक ही कहा है, ए पोइट हैज राइटली सेड अबाउट हमीर। किसी कवि ने हमीर के बारे में ठीक ही कहा है, ए पोइट हैज राइटली सेड अबाउट हमीर। अब मैं 2 लाइनें लिख रहा हूं, आप उतार लो। इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिखना है लाइनें, है ना, कि हिंदी का ही है तो इसी में लिखनी है, एग्जाम में आई तो भी। क्या बोलो देखे एक बार। सिंह गमन सतपुरुष बचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ। एक एक शब्द लेते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? शेर का जाना। गमन मतलब जाना। शेर एक बार जिस रास्ते से चला जाए उसे मुड़कर वापस। कहने का मतलब यह है कि मान लो शेर शिकार के लिए निकला, कि बस जंगल में शिकार के लिए निकला, इस रास्ते से निकल गया, तो ये कभी नहीं होगा कि शिकार बच जाए। शेर की नजरें इतनी तेज होती कि यदि वो किसी रास्ते से निकल गया तो शिकार उसके हाथ से बचेगा। ये नहीं कि वहां जाने के बाद उसको लगे एक बार वापस देख लूं यार क्या पता रह गया हो ना। वो निकला है तो शेर उसके हाथ में आया है। इसलिए शेर के देखने के लिए एक शब्द बना, सिंहावलोकन। क्या बना? अवलोकन किया जाए तो वैसे किया जैसे सिंह करता है। जैसे कौन करता है? तो कई बार आता है मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सिंहावलोकन किया। मुख्यमंत्री कह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देख के आए, है ना। अगला क्या लिखा हुआ? सत सज्जन आदमी एक बार जो बात बोल दे उसे पलटता। शेर अपने जाने से नहीं पलटता, सज्जन व्यक्ति अपने बातों से नहीं पलटता। आगे, केले के पेड़ पे एक ही बार फल आता है। केले पे जाए एक बार फल आ गया, वहां पर दोबारा फल आएगा, वहां पर पलट के नहीं आएगा केला उस जगह पे। आगे, तिरिया का मतलब होता है लड़की। लड़कियों की शादी एक बार की जाती है। लड़कियों की शादी में तेल चढ़ाते हैं, क्योंकि लड़की की शादी में एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है। ये हमारी उस समय की व्यवस्था है जब पुनर्विवाह नहीं हुआ करते थे। और अभी भी यदि पुनर्विवाह होते हैं ना, तो दोबारा जब लड़की की शादी करते हैं तेल नहीं चढ़ाते, तेल एक बार ही चढ़ाया जाता है कि तिरिया तेल। फिर क्या लिखा? और हमीर जैसी जिद, फिर ये काम दोबारा नहीं होते भाई साहब। शेर एक बार एक रास्ते से जाता है, सज्जन व्यक्ति एक बार एक बात को कहता है, केले के पेड़ पर एक बार फल आता है, लड़की के एक बार तेल चढ़ाया जाता है। और हमीर जैसी जिद ना भूतो ना भविष्य थी, ना किसी ने की थी, ना कोई कर पाएगा। इसलिए पूरा दुआ बोलो अब एक साथ। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट। समझ जाओगे बात। फिर आमिर के बारे में खूब सारी किताबें लिखी गई। दरबारी विद्वानों ने, बाद वालों ने खूब सारी किताबें लिखी। देखो हमीर से संबंधित पुस्तक है, बुक्स रिलेटेड टू हमीर।
मैं राइटर और बुक लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए, फिर अपने बात करते हैं। उतार लिए। हमने पढ़ा था, देखो कि हमीर महाकाव्य और हमीर रासों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, पढ़ा था। वो ये किताबें दोनों ऊपर वाली है। नयन चंद्र सूरी की बुक का नाम क्या है? अमीर महाकाव्य। और जोधराज की बुक का नाम क्या है? अमीर रासो। क्या नाम है? पर हमीर रासो नाम की किताबें दो राइटरों ने और लिखी है। एक राइटर है सारंगधर और एक राइटर है महेश। कौन कौन है? तो सारंगधर ने भी कौन सी लिखी, और महेश ने भी कौन सी लिखी, और जोधराज ने भी कौन सी लिखी? तो अमीर रासो के तीन राइटर कौन कौन है बताओ? जोधराज, क्या क्या नाम है? और नयन चंद्र सूरी की कौन सी है? चंद्रशेखर ने कौन सी लिखी? अमीर ने हट किया था तो बुक का नाम ही क्या हो गया? अमीर हट। मांडव व्यास की बुक का नाम क्या नाम है? स्टार लगाओ, 2013 के प्रीलिम्स का सवाल है ये, मांडव व्यास वाली बुक। और अमृत कैलाश ने कौन सी बुक लिखी है? अमीर बंधन। कौन सी लिखी है? याद करो, देखिए एक बार, अभी मैं पूछूंगा अभी आपसे वापस।
नयन चंद्र सूरी ने कौन सी लिखी? तीन। रासो किसने लिखे? चंद्रशेखर ने क्या लिखी? अमृत कैलाश ने हमीर बंदर। और हमीरायण किसने लिखी? याद हो जाएगा। अब लिखो नाडोल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नाडोल। रणथंभौर समाप्त हो गया। नाडोल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नाडोल। देखो नाडोल में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर नाडोल। नाडोल में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर नाडोल। पहला राजा भी हमें पता है, वाकपति राज का बेटा। हेडिंग डालो लक्ष्मण राज। लिखो 960 ईस्वी में इन 960 एडी, 960 ईस्वी में इन 960 एडी इसने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट एट नाडोल। इसने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट एट नाडोल। इसने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट एट नाडोल। इसने यहां पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ये बिल्ट आशापुरा माता टेम्पल ईयर। इसने यहां पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। इसने किसने? यहां कहा? इसने यहां आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ये बिल्ट आशापुरा माता टेम्पल ईयर। आशापुरा माता क्या है इनकी? पढ़ा हुआ अपना। इसने यहां अपने इसने यहां आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। अगला लिखो, लिखो केलन। अगला राजा कौन है? एक बार एक बात लिखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे अपने। देखो, इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। He participated in Battle of काइंद्रा। कब, कहां, कैसे, वह बाद में देखेंगे, एक बार नाम याद रखना। इसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। He participated in Battle of काइंद्रा। इसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। किसने भाग लिया काइंद्रा के युद्ध में? इसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। He participated in Battle of काइंद्रा। इसकी दो राजकुमारियां थी। एक का नाम था गीगा देवी। क्या नाम था? और एक का नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम है? किसकी राजकुमारी है? क्या के नाम बताओ? इन दोनों की शादी आबू के एक राजा के साथ की गई थी। आबू के राजा का नाम था धारावर्ष परमार। क्या नाम था? आबू में परमार वंश था। आबू में कौन सा वंश था? आपने पढ़ते हैं आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी। वैसे आबू का एक परमार राजा हुआ, उस राजा का नाम क्या था? धारावर्ष परमार। धारावर्ष परमार की शादी दो चौहान राजकुमारियों से हुई। राजकुमारियां कौन कौन? लिखो, अपनी राजकुमारियों गीगा देवी तथा श्रृंगार देवी का विवाह। ही मैरिड हिज प्रिंसेस गीगा देवी एंड श्रृंगार देवी। अपनी राजकुमारियों गीगा देवी तथा श्रृंगार देवी का विवाह। ही मैरिड हिज प्रिंसेस गीगा देवी एंड श्रृंगार देवी। अपनी राजकुमारियों गीगा देवी तथा श्रृंगार देवी का विवाह आबू के धारावर्ष परमार से किया था। मैरिड हिज प्रिंसेस गीगा देवी एंड श्रृंगार देवी तो धारावर्ष परमार ऑफ आबू। आबू के धारावर्ष परमार से किया था तो धारावर्ष परमार ऑफ आबू। आबू के धारावर्ष परमार से किया था। मैरिड हिज प्रिंसेस गीगा देवी एंड श्रृंगार देवी।
धारावर्ष परमार ऑफ आबू। केलन का एक छोटा भाई था, उसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? वो चला गया था जालोर। कहां चला गया था? लिखो, इसके छोटे भाई कीर्तिपाल ने, इज यंगर ब्रदर कीर्तिपाल, इसके छोटे भाई कीर्तिपाल ने, हिज यंगर ब्रदर कीर्तिपाल, इसके किसके छोटे भाई कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट एट जालोर। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट एट जालोर। अब लिखो जालोर का इतिहास। कहां का इतिहास लिखो, एक लाइन तो लिखो। जालोर में चौहान वंश का शासन था। जालोर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर जालोर। जालोर में किसी टाइम एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था जाबाली। क्या नाम था? तो जाबाली ऋषि का जालोर का नाम था जाबालीपुर। क्या नाम था? लिखो, ऋषि जाबाली के कारण, ड्यू टू सेठ जाबाली, ऋषि जाबाली के कारण, ड्यू टू सेठ जाबाली, जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जालोर वॉज नोन एज जाबालीपुर। जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जालोर वॉज नोन एज जाबालीपुर। जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जालोर वॉज नोन एज जाबालीपुर। इसका नाम जालोर इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पे जाल के पेड़ ज्यादा थे। किसके पेड़ ज्यादा थे? लिखो, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज, जाल के वृक्षों की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज, जाल के वृक्षों की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज, जाल के वृक्षों की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज, इसका नाम जालोर पड़ा। इट वॉज नेम्ड एज जालोर। इसका नाम जालोर पड़ा। इट वॉज नेम्ड एज जालोर। जालोर का किला जिस पहाड़ी पर है, उस पहाड़ी का नाम है सोनगिरी। कौन सी पहाड़ी है? इसलिए जालोर के किले का नाम पड़ा सोनगिरी का किला या सुवर्णगिरी का किला। सोनगिरी का किला या, लिखो, जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन सोनगिरी हिल। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर फोर्ट इज लोकेटेड, सबसे आगे बैठी गलत लिखती है, सही लिख। सोनगिरी कैसे लिखा है? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन सोनगिरी हिल। अतः इसे सोनगिरी किला या सुवर्णगिरी किला भी कहा, अतः इसे सोनगिरी किला या सुवर्णगिरी किला कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सोनगिरी फोर्ट और सुवर्णगिरी फोर्ट। अतः इसे सोनगिरी किला या सुवर्णगिरी किला कहा जाता है। आपने भी गलत लिखा है, सही करो। सोनगिरी, नीचे वाला भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत। देख बोर्ड पे कैसे लिखा है। फिर गलत है, सही लिख, दोबारा लिख। खाली सोनगिरी लिख, पूरी लाइन दोबारा क्यों लिख रही है? अब देख मेरा कैसे है, तू देख।
क्या गलती है तेरे वाले मेरे वाले में? सही है पक्का? हाँ सुवर्णगिरी वाले में और कर। फिर गलत है, काट के दोबारा लिख। भाई जब आप ये लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है टुकड़ा। इसका मतलब क्या होता है? टुकड़ा। और जब आप ये लिखते हैं तो मतलब होता है पहाड़ी। क्या होता है? तो वैसे तो अपना सेंटेंस भी गलत है जब हम कहते हैं सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गिरी अपने आप पहाड़ी है, होना तो ये चाहिए सोनगिरी पर स्थित है, पर वो अब आ गया सोनगिरी पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी, तो पहाड़ी का नाम ही सोनगिरी पड़ गया। ऊपर वाली गिरी तो जैसे नारियल की गिरी, तो नारियल पहाड़ थोड़ी है। मैं आपको यार नारियल की गिरी ले लो, आपको सिर्फ पहाड़ आ रहा है पहाड़ दे दो, अच्छी थोड़ी कहोगे। शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं भाई, तो ध्यान रखना उनका। क्या लिखा है? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, अतः इसे सोनगिरी किला या सुवर्णगिरी का किला कहा जाता है। और इस सोनगिरी पहाड़ी के कारण जालोर के चौहान कहलाए सोनगिरा चौहान। क्या कहलाए? लिखो, सोनगिरी किले के कारण, ड्यू टू सोनगिरी फोर्ट, सोनगिरी किले के कारण, सही लिख, सोनगिरी सही लिख। नेताजी सही लिखा है? पीछे नाडोल गलत लिखा है, नाडोल सही करो। नाडोल, नाडोल गलत लिखा हुआ है। नाडोल कहां लिखा था? जालोर से पहले। ये नाडोल गलत है, अब सही कर इसको। नाडोल, नाडोल गलत है कि पहले क्यों नहीं बताया? तेरे जी में की तो बता देगा, गलती की तो बताता नहीं है, बाद में मौके ढूंढता है। लिख, तो मेरा मूड नहीं था बोलने का, अब मूड हुआ मेरा। क्या लिखा? सोनगिरी किले के कारण, ड्यू टू सोनगिरी फोर्ट, जालोर के चौहान सोनगिरा चौहान कहलाए। चौहान ऑफ जालोर आर नोन एज सोनगिरा चौहान। जालोर के चौहान सोनगिरा चौहान कहलाए। चौहान ऑफ जालोर आर नोन एज सोनगिरा चौहान। जालोर के चौहान सोनगिरा चौहान कहलाए। जालोर के चौहान क्या कहलाए? आगे तो चौहानों की कौन सी ब्रांच जालोर में राज कर रही थी? सोनगिरा। उनको सोनगिरा क्यों कहते हैं? क्योंकि सोनगिरी किले में रहते। सोनगिरी किले को सोनगिरी किला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सोनगिरी पहाड़ी पर। पहले बड़ी बात है। चलो अब एक एक पढ़ते हैं। पहला लिखो कीर्तिपाल। अभी लिखा था हमने, देखो कि नाडोल का कीर्तिपाल जालोर चला गया था, पढ़ा हमने। कीर्तिपाल, इसने पहले 1179 के आसपास में मेवाड़ के एक राजा को रहा था, सामंत सिंह। किसको रहा था? तो सामंत सिंह तो बाद में चला गया था वागड़। कहां चला गया? मेवाड़ में हरार, मेवाड़ में हार के कहां चला गया? वागड़, मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा। बाद में सामंत सिंह एक छोटा भाई था, उसका नाम था कुमार सिंह। क्या नाम था? वो कीर्तिपाल को वापस हरा देता है। कीर्तिपाल के समझ में आ गया कि इधर मेवाड़ की तरफ तो पार पड़ेगी नहीं। फिर कीर्तिपाल जालोर की तरफ आता है और 1181 में जालोर के राजा को हराता वो। और जालोर के राजा का नाम था कुंथपाल परमार। क्या नाम था? इसका मतलब जालोर में भी पहले कौन सा वंश था? परमार। परमारों के कौन से राजा को रहा? और यहाँ पे कौन से नए वंश की स्थापना कर दी उसने? लिखो, 1179 ईस्वी में, इन 1179 एडी, 1179 ईस्वी में, इन 1179 एडी, इसने मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। He defeated सामंत सिंह ऑफ मेवाड़। इसने मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। He defeated सामंत सिंह ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। He defeated सामंत सिंह ऑफ मेवाड़।
अतः सामंत सिंह वागड़ चला गया था। सो सामंत सिंह मूड टू वागड़, अतः सामंत सिंह वागड़ चला गया था। सो सामंत सिंह मूड टू वागड़, सामंत सिंह कहां चला गया था, लाइन चेंज करके लिखो। सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने, सामंत सिंह यंगर ब्रदर कुमार सिंह, सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने, सामंत सिंह यंगर ब्रदर कुमार सिंह, सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हरा दिया था, डिफीटेड कीर्तिपाल, कीर्तिपाल को हरा दिया था, डिफीटेड कीर्तिपाल। लाइन चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। 1181 ईस्वी में इन 1181 एडी, 1181 ईस्वी में इन 1181 एडी इसने जालोर के कुंतपाल परमार को हराया। इसने किसने, कीर्तिपाल, इसने जालोर के कुंतपाल परमार को हराया। He defeated कुंतपाल परमार ऑफ जालोर, इसने जालोर के कुंतपाल परमार को हराया। He defeated कुंतपाल परमार ऑफ जालोर, जालोर के कुंतपाल परमार को हराया तथा यहां चौहान वंश की सोनग्रा शाखा का शासन स्थापित किया। एंड एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ सोनग्रा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी हियर, तथा यहां चौहान वंश की सोनग्रा शाखा का शासन स्थापित किया। एंड एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ सोनग्रा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी हियर, तथा यहां चौहान वंश की सोनग्रा शाखा का शासन स्थापित किया। एंड एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ सोनग्रा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी हियर, चौहान वंश की सोनग्रा शाखा का शासन स्थापित किया। यहां जालोर में सुंदा माता का मंदिर है, तो वहां पर जो अभिलेख लगा वो अभिलेख भी कौन सा हो गया, सुंदा अभिलेख। वो सुंदा अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया। क्या कहा गया, क्या कहा गया उसे, राजेश्वर। लिख लो, सुंदा अभिलेख में, इन सुंदा इंस्क्रिप्शन, सुंदा अभिलेख में, इन सुंदा इंस्क्रिप्शन इसे राजेश्वर कहा गया है। ही इज रेफर्ड एज राजेश्वर। किस रूप में रेफर किया गया इसको, राजेश्वर। इसे राजेश्वर कहा गया है। ही इज रेफर्ड एज राजेश्वर। इसे राजेश्वर कहा गया है। एक राइटर पढ़ा हमने, मूणोत नैणसी, तो नैणसी ने बुक लिखी थी नैणसी विख्यात। कौन सी बुक लिखी, ऐसी बुक जिससे राजा की ख्याति बढ़ती हो, उनको क्या बोलते थे, ख्यात। नैणसी ने लिखी, इसलिए नाम क्या हो गया, नैणसी विख्यात। तो नैणसी विख्यात में कीर्तिपाल के बारे में लिखा हुआ कि कीर्तिपाल एक महान राजा था। कीर्तिपाल एक, और कीर्तिपाल का नाम लिखा हुआ कितु। क्या लिखा हुआ है, कितु। तो अब अपने वाले कीर्तिपाल का कितु तो बना ही देते हैं। देखो, नैणसी विख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसी विख्यात, नैणसी विख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसी विख्यात, देश लगा के लिखो, कीर्तिपाल एक महान राजा था। कीर्तिपाल कोष्टक में लिखना कितु। कीर्तिपाल एक महान राजा था। कीर्तिपाल वॉज ए ग्रेट किंग। कीर्तिपाल एक महान राजा था। कीर्तिपाल वॉज ए ग्रेट किंग। कीर्तिपाल एक महान राजा था। किसकी ख्यात के अनुसार, आगे लिखो समर सिंह। अगला राजा लिखो, समर सिंह ने जालोर में एक तो बनवाया परकोटा। क्या बनवाया, परकोटा मतलब चार दीवारी। परकोटा मतलब चार। एक बनवाया शस्त्रागार, हथियार रखने का ना, हथियार बनाने का कारखाना, आर्मरी। एक बनवाया कोषागार,
खजाना रखने की जगह। कोष, कोष मतलब खजाना, ट्रेजरी। किस किस का निर्माण करवाया बताओ? कहां पे, किसने? लिख लो। जालोर में परकोटा, शस्त्रागार तथा कोषागार का निर्माण करवाया। He built rampart, armory and treasury at जालोर। जालोर में परकोटा, शस्त्रागार तथा कोषागार का निर्माण करवाया। He built rampart, armory and treasury at जालोर। जालोर में परकोटा, शस्त्रागार तथा कोषागार का निर्माण करवाया। He built rampart, armory and treasury at जालोर। फिर इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था लीला देवी। क्या नाम था? और इसकी शादी गुजरात के एक राजा के साथ की गई। और गुजरात में कौन सा वंश था? चालुक्य। और चालुक्यों का राजा था भीम सेकंड। कौन था? वही भीम सेकंड जिसकी इच्छा थी कि इच्छिनी देवी से शादी कर ले। वहां तो इच्छा पूरी हुई नहीं, इसने लीला देवी से किया। लिखो, अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह। ही मैरिड हिज प्रिंसेस लीला देवी। अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह। ही मैरिड हिज प्रिंसेस लीला देवी। अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड से किया था। तो गुजरात चालुक्य किंग भीम सेकंड मैरिड हिज प्रिंसेस लीला देवी टू गुजरात चालुक्य किंग भीम सेकंड। गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड से किया था। मैरिड हिज प्रिंसेस लीला देवी टू गुजरात चालुक्य किंग भीम सेकंड। गुजरात के कौन से चालुक्य राजा से? अगला राजा देखो, उदय सिंह। उदय सिंह के टाइम दिल्ली का सुल्तान बना हुआ है इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान कौन है? और इल्तुतमिश ने अपने राजस्थान के 2 किलों पर कब्जे कर लिए। एक तो मंडोर, कौन सा? मतलब जोधपुर। और एक उसने कब्जा कर लिया नाडोल, मतलब पाली। तो 2 किलों पे कब्जा कर लिए। कहां कहां? किसने? इल्तुतमिश ने। अब यदि कोई पाली जोधपुर पे कब्जा कर लेता तो अगला निशाना जालोर। जालोर का राजा कौन है? उदय सिंह। उदय सिंह को लगा ये मेरी तरफ है, इससे अच्छा मैं ही चल लूं। तो उदय सिंह इधर आता है पाली और जोधपुर की तरफ। इल्तुतमिश को हरा के उसे मंडोर वापस छीनता है और नाडोल भी वापस छीनता है। तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से उदय सिंह ने कौन कौन से किले छीन लिए? या मंडोर तथा नाडोल उदय सिंह ने किससे छीने? या इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल किसने छीने? याद रहेगी तीनों बात, लिख लो। इसने इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल छीन लिए थे। He snatched, snatching छीन लेना ना। He snatched मंडोर एंड नाडोल फ्रॉम इल्तुतमिश। इसने इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल छीन लिए थे। He snatched मंडोर एंड नाडोल फ्रॉम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल छीन लिए थे। He snatched मंडोर एंड नाडोल फ्रॉम इल्तुतमिश। कुल मिला के इल्तुतमिश रणथंभौर वाले किले पे कब्जा करना चाहता था, वहां भी पार नहीं पड़ी। वीर नारायण लड़ता हुआ मारा गया था, लेकिन उसका किले पर कब्जा इधर 2 किए तो थोड़े दिनों में वापस जाना पड़ा उसको यहां से भी। इधर इस समय गुजरात का एक राजा था, उसका नाम था लवण प्रसाद। क्या नाम था? इसको भी हरा दिया था भाई उदय सिंह ने। लिख लो, इसने गुजरात के लवण प्रसाद को भी हराया था। He also defeated लवण प्रसाद ऑफ गुजरात। इसने गुजरात के लवण प्रसाद को भी हराया था। He also defeated लवण प्रसाद ऑफ गुजरात। गुजरात के कौन से राजा को हराया था? दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया? कौन कौन से 2 किले छीने? अगला लिखो, चाचिक देव। अब बताओ, कोई राजा, जालोर का राजा गुजरात को भी हरा रहा है, दिल्ली को हरा रहा है, तो शक्तियां बढ़ रही है कम हो रही है? तो चाचक देव ने कहा अपने को चाहिए फुल इज्जत। आज के बाद कोई राजा राजा नहीं बोलोगे रे,
आज के बाद मुझे कहोगे महाराजा धीराज, क्या कहोगे? देख लो, उपाधि बराबर महाराजा धीराज। कोई पूछेगा जालोर के चौहान राजाओं में महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? टाइटल महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि धारण करता है? इसके टाइम में दिल्ली में पहले जो सुल्तान बना था नासिरुद्दीन महमूद। कौन बना आपका? और नासिरुद्दीन महमूद के थोड़े दिन बाद में बन गया था बलबन। कौन बन गया? लेकिन इन दोनों की भी इतनी औकात नहीं हुई कि जालोर पर अटैक कर सके। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से राजा के शासनकाल में नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर पाए थे? कौन कौन, किसके टाइम में? लिख लो, नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर सके थे। नासिरुद्दीन महमूद एंड बलबन could not dare to attack on जालोर। could not dare to attack on जालोर। इतने डेयरिंग नहीं हुई कि जालोर पर अटैक करते। नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर सके थे। नासिरुद्दीन महमूद एंड बलबन could not dare to attack on जालोर। could not dare to attack on जालोर। जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर सके थे। could not dare to attack on जालोर। इसी चाचिक देव ने आपका भीनमाल में मंदिर बनवाया था, सुंधा माता। कौन सा मंदिर? लिख लो, इसने सुंधा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। हे बिल्ड सुंधा माता टेम्पल। सुंधा माता मंदिर तो पढ़ा हुआ अपना। इसने सुंधा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। भीनमाल के पास जसवंतपुरा की पहाड़ियों में जहां पर रोप वे बनाया हुआ है, पढ़ रखी हमने ऐसी बातें। इसने सुंधा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। हे बिल्ड सुंधा माता टेम्पल। कौन सा मंदिर बना है? अगला लिखो, सामंत सिंह। देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब कब अटैक किए थे बताओ। देखो, 90 और बीच में एक साल खाली था, तब वो इधर जालोर की तरफ आया था। मैंने कहा था, उसने कहा था कि आरएस में तो पार नहीं पड़ेगी, पटवारी दे लेता हूं। तो इधर उसको लगा कि रणथंभौर में तो पार नहीं पड़ रही, कहां चल लेता हूं। और जालोर में उसको शुरुआत में प्री पास भी हो गया भाई, उसका ग्राम सेवक का। सांचौर तक आ गया था वो। कहां तक आ गया? सांचौर तक पहुंच गया था। फिर सामंत सिंह अपने एक सेनापति को लेकर निकला। उस सेनापति का नाम था सारंगदेव बाघेला। क्या नाम था? किसका सेनापति है? और दोनों ने मिलके भाई जलालुद्दीन खिलजी को कूट दिया। कहां पे? सांचौर के पास। कहां पे? लिखो, 1291 ईस्वी में, इन 1291 एडी। जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी इन्वेडेड जालोर। जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी इन्वेडेड जालोर। तथा वह सांचौर तक पहुंच गया था। एंड ही रीच्ड एट सांचौर। तथा वह सांचौर तक पहुंच गया था। एंड ही रीच्ड एट सांचौर। सांचौर तक पहुंच गया था। एंड ही रीच्ड एट सांचौर। लाइन चेंज लिखो। लेकिन यहां पर सामंत सिंह ने सारंगदेव बाघेला के साथ मिलकर इसे हरा दिया। बट सामंत सिंह along with सारंगदेव बाघेला डिफीटेड हिम हियर। लेकिन यहां पर सामंत सिंह ने सारंगदेव बाघेला के साथ मिलकर इसे हरा दिया। बट सामंत सिंह along with सारंगदेव बाघेला डिफीटेड हिम हियर। लेकिन यहां पर सामंत सिंह ने सारंगदेव बाघेला के साथ मिलकर इसे हरा दिया। बट सामंत सिंह along with सारंगदेव बाघेला डिफीटेड हिम हियर।
सामंत सिंह ने सारंगदेव बाघेला के साथ मिलकर इसे हरा दिया। किसे हरा दिया? बाबर जलालुद्दीन खिलजी को तो कौन सा किला भी नहीं मिला। अगला लिखो भाई, कन्नड़ देव। अगला कौन है? इधर कानड़ देव बना, तब तक उधर दिल्ली में फिर चेंज हो गया। दिल्ली में आ गया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन आ गया? और उसको लगा गया जालोर जीतना जरूरी है। पर जालोर से पहले जालोर वालों ने एक किला और बना रखा, वो बना रखा सिवाना। कौन सा बना रखा? और उस समय कहते थे कि यदि आपको जालोर जीतना तो पहले क्या जीतना पड़ेगा? सिवाना जीतना पड़ेगा। तो उसने दोनों जगह टेक किए। कहां कहां पे? सिवाना और जालोर। लिख लो। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना तथा जालोर पर आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन सिवाना एंड जालोर। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना तथा जालोर पर आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन सिवाना एंड जालोर। अब क्यों किया आक्रमण? लिखो आक्रमण के कारण। कॉजेज ऑफ अटैक। आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। एक तो भाई साहब ले दे कि वही कारण आपका। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का करा दो तो लिखो। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। वही जालोर का किला ऊंची पहाड़ी पर है, तो उसका कैसा महत्व है? सामरिक। लिख लो। जालोर के किले का सामरिक महत्व था। जालोर फोर्ट एड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जालोर के किले का सामरिक महत्व था। जालोर फोर्ट एड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। वही जालोर, एक तो गुजरात जाने वाला रास्ता जालोर से जाएगा, सीधी सी बात है, सिरोही जालोर होके जाएगा। साउथ इंडिया जाने का रास्ता भी यही था पहले। साउथ इंडिया का रास्ता भी इधर से ही होके जाता, जालोर गुजरात, फिर यूं नीचे होते उतरते। तो दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले व्यापारिक मार्ग पे कौन स्थित था? लिख लो। जालोर दिल्ली से गुजरात व दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। जालोर वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू जालोर एंड साउथ इंडिया। जालोर दिल्ली से गुजरात तथा दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। जालोर वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात एंड साउथ इंडिया। दिल्ली से गुजरात तथा दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। गुजरात और दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। कल मैंने आपको बताया था कि 1299 में अलाउद्दीन गुजरात पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? तो अब गुजरात जाने का रास्ता कहां से? जालोर। तब कन्नड़ देव ने उसको जालोर के अंदर से जाने का रास्ता नहीं दिया था, तो बेचारा बाहर से साइड से होके गया था। तो वो बड़ा गुस्से में था। उसने कहा यार मैं तो जा रहा था गुजरात, तुम्हें तो परेशान नहीं कर रहा था और तुमने मेरे को रास्ता नहीं दिया, मैं बदला लूंगा टाइम आने पर। उन्होंने कहा देख लेंगे, टाइम आएगा तब का तब देखेंगे। देखो गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, अलाउद्दीन को जालोर से गुजरने नहीं दिया गया था। अलाउद्दीन वॉज नॉट परमिटेड टू क्रॉस जालोर। अलाउद्दीन को अलाउद्दीन को जालोर से गुजरने नहीं दिया गया था। अलाउद्दीन वॉज नॉट परमिटेड टू क्रॉस जालोर। अलाउद्दीन को जालोर से गुजरने नहीं दिया गया था। चला गया तब तो साइड से होके। वहां जाने के बाद में उसने गुजरात में सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। कौन सा मंदिर? और सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के बाद में उसका जो शिवलिंग था उसके टुकड़े करवा लिए। पहले क्या करते था, मूर्तियां वगैरह तोड़वा के उनके टुकड़े करवा के उनके बाट बनाते। क्या बनाते? 1 किलो का बाट, दो पत्थर है, पत्थर के बाट बना लिए, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट। और बाद में उसको कसाइयों में बांटते। किस में बांटते?
कि मीट तोलो, तो मूर्ति का बाट बना के उससे क्या तोला जाता? मांस तोला जाता। तो बाद में हिंदुओं की भावना और फड़कती, अरे यार गणेश जी का सूंड का 3 किलो का बाट बना रखा है इन्होंने, इधर वाले हाथ से मांस उठाया, इधर वाले हाथ से क्या उठाया? गणेश जी का सूंड जो बाट बना रखा वो उठाया। तो हिंदुओं को लगता है अरे यार ये तो बहुत खतरनाक हो रहा है हमारे साथ में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहा शिवलिंग तोड़ दो और दिल्ली लेके आओ, कसाईयों में बांटेंगे। उसकी जो टुकड़ी शिवलिंग लेके जा रही थी, अब सारी सेना एक साथ तो चलती नहीं थी, थोड़ी सेना आगे गई, थोड़ी सेना पीछे आती, तो उसकी जो एक टुकड़ी जो शिवलिंग की टुकड़ी लेके जा रही थी वो जालोर से होके निकली। जब जालोर से होकर निकली, कन्नड़ देव को पता चला कि इन लोगों ने क्या तोड़ा है, वहां पे सोमनाथ का मंदिर शिवलिंग तोड़ा है और उसके टुकड़े कहां पे लेके जा रहे हैं? दिल्ली। तो कन्नड़ देव का एक सेनापति था, उसका नाम था जेता देवड़ा। क्या नाम था? जेता देवड़ा गया, अलाउद्दीन की सेना पर हमला किया और उसे वो शिवलिंग के टुकड़े लेकर आ गया। वो बेचारी जो टुकड़ी थी वो रोती पिटती हुई दिल्ली पहुंची। अलाउद्दीन ने कहा हाँ भाई लाओ शिवलिंग के टुकड़े। उन्होंने कहा भाई वो तो छीन लिए। किसने छीन लिए? कि कन्नड़ देव के सेनापति ने। कन्नड़ देव का सेनापति कौन? उसने कहा यार ये तो और मेरी बेइज्जती है। देखो देखो, कन्नड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने, कन्नड़ देव कमांडर जेता देवड़ा, कन्नड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने, कन्नड़ देव कमांडर जेता देवड़ा, कन्नड़ देव कमांडर जेता देवड़ा, कन्नड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन की सेना से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल फ्रॉम अलाउद्दीन आर्मी। अलाउद्दीन की सेना से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। पीसेज ऑफ शिवलिंग टेम्पल ऑफ पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल फ्रॉम अलाउद्दीन आर्मी। अलाउद्दीन की सेना से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल फ्रॉम अलाउद्दीन आर्मी। अलाउद्दीन की सेना से क्या छीन लिए थे? सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े। तो फिर एक इतिहासकार है फरिश्ता, पढ़ा हमने? फरिश्ता कहता है कि इस बात पर अलाउद्दीन ने अपने एक सेनापति को भेजा। उस सेनापति का नाम था आइनुल मुल्क। क्या नाम था? बोलो देखिए सेनापति का नाम। किसका सेनापति है? अलाउद्दीन खिलजी का। क्या नाम है? पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मुल्तान। कौन सी जगह है? ये मुल्तान का रहने वाला था, इसलिए नाम हो गया आइनुल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम हो गया? नाम क्या बोलो? नाम तो है आइनुल मुल्क। क्या नाम है? मुल्तान का रहने वाला इसलिए। गजनी का गजनवी, गोर का गोरी, जयपुर का जयपुरी, दिल्ली का दहलवी, मुल्तान का बोले पड़ेगी बात। तो सेनापति का नाम तो क्या है? आइनुल मुल्क। कहां का रहने वाला? मुल्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान, जहां वीरेंद्र सहवाग ने बनाए थे 309 रन। कितने रन बनाए? कितने? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिसने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी कौन? वीरेंद्र सहवाग। कितने रन? कौन से मैदान में? मुल्तान। कौन से मैदान में? इसलिए वीरेंद्र सहवाग को कहते मुल्तान का सुल्तान। क्या कहते? तो मुल्तान का सुल्तान कौन है? क्यों? कितने रन बनाए थे? 309 रन बनाए थे। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर का कैरियर खत्म कर दिया था। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्पिनर हुआ सकलेन मुश्ताक, है ना? सकलेन मुश्ताक बड़ा स्पिनर था उस टाइम का। ये सैन वोन, अनिल कुंबले, इस टाइप का सकलेन मुश्ताक था। उसको इतना मारा था, इतना मारा था, धागा खोल दिए थे, है ना भाई साहब। वो उसका लास्ट में जवाब पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान वालों ने उसको खिलाया। उसको तो मतलब सहवाग ने कह के बॉल फेंक छक्का मारता हूं तेरे, उस टाइप से मारना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद पाकिस्तान वालों ने कहा अब तुम बाहर ही रहे भाई साहब, तेरी अब औकात खेलने की। और सहवाग स्पिनरों को तो इतना मारता था, इतना मारता। एक श्रीलंका में एक स्पिनर आया था अजंता मेंडिस, अजंता। तो भाई साहब वो पूरी दुनिया को परेशान किया उसने सहवाग को छोड़ के। मतलब भारत और श्रीलंका के मैच, भारत का टोटल स्कोर 200। टोटल स्कोर कितना? वीरेंद्र सहवाग के अकेले के 110, अजंता मेंडिस के 6 विकेट। मतलब बाकी सबको 10 पे 5 पे 10 पे 5 पे कर गया। और सहवाग ने कितने रन? 200 में से 110। बड़ी बात हो जाती है। टोटल टीम का स्कोर ही 200 है, 110 आप बना गए। एक बार सहवाग का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो सहवाग को उसमें पूछा गया कि आप स्पिनरों को बहुत बुरा मारते थे, इसका क्या कारण था?
तो सहवाग ने कहा मैं गांव में क्रिकेट खेला हुआ हूं और गांव में स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानते। और ये आप जितने क्रिकेट खेले आप समझते हो ये तो है ना भाई, अपने गांव में दो, या तो आप बैट्समैन हो या फास्ट बॉलर हो। स्पिनर नाम की कोई चीज है, और मतलब कितना ही खराब से खराब बैट्समैन भी हो और उसको कदे कि स्पिनर आया हो कदा अब मारूंगा, सब बार फेंकूंगा इसको उठा के। वैसा वैसा सहवाग ने कितने रन बनाए वहां पे, कहां पे, इसलिए क्या कहते हैं मुल्तान का। या आप लगाते हो शैम्पू, अपनी मम्मी लगाती थी मुल्तानी मिट्टी, क्या लगाती, तो उस मिट्टी का नाम मुल्तानी मिट्टी इसलिए था। कहां से आती, कहां से आती, तो सिल्की सिल्की बालों का राज क्या था पहले, मुल्तानी मिट्टी कहां से आती। फिर एक कपड़ा आता था छींट, छींट का कपड़ा किसी ने सुना हो, तो छींट का कपड़ा भी सबसे अच्छा कहीं पर आता था, तो कहां पे आता था, मुल्तान। कहां से आता। फिर एक पंजाबी गाना है, कभी आप सुनना, उसमें एक लाइन है कि चांजरा मंगवाइया मैं मुल्तान तो, ये पाजेब मैंने कहां से मंगवाई है, इसका मतलब पाजेब भी अच्छी कहां मिलती, शैम्पू अच्छा कहां मिलता, मतलब मुल्तानी मिट्टी अच्छी कहां मिलती, छींट का कपड़ा अच्छा कहां मिलता। सहवाग ने रन कितने बनाए, कहां बनाए, आइनुल मुल्क कहां का रहने वाला था, इसलिए उसका पूरा नाम। ऐसा फरिश्ता कहता, कौन कहता है कि आइनुल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर अटैक किया। किसने अटैक किया, अलाउद्दीन ने अपना एक सेनापति भेजा, आइनुल मुल्क मुल्तानी को जालोर जा और कानड़ देव को सजा दे। ऐसे कैसे यार, मैं जा रहा था तब तो मेरे को जाने नहीं दिया जालोर के अंदर से, और हमारी सेना आ रही थी तो उसे क्या छीन लिए, शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए। आइनुल मुल्क मुल्तानी आया, उसने कानड़ देव को आगे समझाया कि कानड़ देव क्या पड़ा है लड़ाई में, क्यों पंगे लेते रहते हो, संधि कर ले। और कानड़ देव बात मान गया, और वो कानड़ देव को लेके गया दिल्ली। कहां लेके गया, और उसने कानड़ देव अलाउद्दीन के बीच में क्या करवा दी। अब कानड़ देव वही थोड़े दिन तक दिल्ली रुक गया, और एक दिन अलाउद्दीन ने अपने दरबार में कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं है जो मेरे से लड़ सके, और वास्तव में कोई नहीं बोला, सबके सब हेड डाउन करके बैठे। कानड़ देव ने कहा सर ना ना ऐसी बात नहीं करते सर, प्लीज ये मत बोलिए। अलाउद्दीन ने कहा कौन है जो मेरे से लड़ सकता है, कानड़ देव ने कहा मैं था। क्या तुम लड़ सकते हो, उसने कहा आजा तू जालोर आ जाना, जिस दिन कहेगा ना उस दिन लड़ाई कर लेंगे। तो फरिश्ता कहता है कि कानड़ देव एक बार अलाउद्दीन से संधि करता है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन की युद्ध के चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। इस चक्कर में इनके बीच में क्या हुई थी, लड़ाई। देखो फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, फरिश्ता राइटर है ना, इतिहासकार है, फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, अलाउद्दीन का सेनापति आइनुल मुल्क मुल्तानी, अलाउद्दीन कमांडर आइनुल मुल्क मुल्तानी अलाउद्दीन का सेनापति आइनुल मुल्क मुल्तानी, अलाउद्दीन कमांडर आइनुल मुल्क मुल्तानी कानड़ देव को दिल्ली ले गया था, ब्रोट कानड़ देव टू दिल्ली, कानड़ देव को दिल्ली ले गया था, ब्रोट कानड़ देव टू दिल्ली, समझा गया ना, कानड़ देव को दिल्ली ले गया था, ब्रोट कानड़ देव टू दिल्ली। वहां कानड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। कानड़ देव एक्सेप्टेड अलाउद्दीन चैलेंज ऑफ वॉर देयर, वहां कानड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। कानड़ देव एक्सेप्टेड अलाउद्दीन चैलेंज ऑफ वॉर देयर, वहां कानड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। कानड़ देव एक्सेप्टेड अलाउद्दीन चैलेंज ऑफ वॉर देयर, अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। किसने, किसने, कानड़ देव ने। कहां पर जाके, दिल्ली। अपना राइटर है नैणसी, अपना राइटर कौन है, नैणसी कहता भाषा। इतनी बात तो सही है कि आइनुल मुल्क मुल्तानी यहां पर आया था और कानड़ देव को समझा के यहां पे कहां ले गया था, दिल्ली। पर कानड़ देव अकेला नहीं गया था, उसके साथ उसका एक बेटा भी गया था और उसका नाम था वीरम देव। बेटे का नाम क्या था, दोनों बाप बेटे गए थे। और यह बात भी सही है कि वहां जाके दोनों ने संधि कर ली, वहां अलाउद्दीन के दरबार में थे। और कहते हैं कि वहां पर एक दिन वीरम देव बड़ा यूं बहादुर व्यक्ति था, वीर था, पर वीरम देव के बाल नहीं थे। शरीर पे बाल होते हैं अपने, ये बाल नहीं थे। और एक दिन अलाउद्दीन ने वीरम देव को कह दिया कि वीरम देव
ये बाल बंट रहा था तब तू कहां रह गया था रे? तेरे शरीर पे बाल ही नहीं यार। तो अब ये बेइज्जती थी। उस समय बाल नहीं होना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय सारे अनिल कपूर टाइप के होते, कानों में से भी बाल बाहर आ रहे हैं। तो गांव में दादाजी उम्र के लोगों को देख लो आप, कानों के अंदर से भी बाल बाहर आते हैं। ये बोहे यहां मिली भी एकदम उस टाइप की हुआ करते थे। तो अगर वीरम देव, जब सारी दुनिया के बाल है, तेरे बाल नहीं है, तो जब बाल बंट रहे थे तू कहां रह गया था? और पूरा दरबार हंसा गया, यार बेइज्जती कर दी, इसके दरबार में बिठा गई। वीरम देव ने वापस रिप्लाई दिया कि हाँ सुल्तान, तुम्हारी बात सही है। जब भगवान बाल बांट रहा था तो मैं बाल वाली स्टॉल पे थोड़ा लेट पहुंचा था, क्योंकि मैं बुद्धि वाली स्टॉल पे 2 बार चला गया था। जहां बुद्धि बंट रही थी उस स्टॉल पे 2 बार चला गया। तो मैं बाल वाली स्टॉल पे आया तो मुझे पता चला कि तुम बाल वाली पे 2 बार चले गए। कहने का मतलब है बाल तेरे खूब है लेकिन मेरे बाल नहीं है, लेकिन बुद्धि डबल है। कि मेरे बाल नहीं है तेरे बुद्धि। अब ये अलाउद्दीन की बेइज्जती है। सरेआम दरबार में क्या कर रहा है, तू भुंगड़ है, यही तो मतलब हुआ ना। पर अलाउद्दीन कुछ नहीं बोला। अलाउद्दीन ने कहा अरे क्या बात है यार। और पूरा दरबार अरे यार क्या लड़का है, और क्या रिप्लाई दिया। सुल्तान कोई वापस भी कुछ नहीं बोल पाया। अब भाई चारों तरफ दिल्ली में चर्चा किसकी हो रही? वीरम। इतना अच्छा वीर आदमी है, शिकार करने के लिए जाते हैं, सबसे अच्छा शिकार ये करके लाता है, बोलता इतना अच्छा है, हैंडसम और है। ये बातें अलाउद्दीन की बेटी तक पहुंची। अलाउद्दीन की एक बेटी थी, उसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा था। और फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा को पूछा कि और वीरमदेव के बारे में सुना? उसने कहा नहीं तो। कौन वीरमदेव? क्या बात करती, तू इंस्टा नहीं चलाती? इंस्टा पे वीरमदेव की रिक्वेस्ट भेजी गई वीरमदेव को, और फिरोजा को यूं फोटो देख के प्यार हुआ। फिर एक दिन फिरोजा को छत के ऊपर खड़ी थी अपने महल पे। वीरमदेव सुबह सुबह जिम जाके वापस आ रहा था। लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन को कहा कि डैडी, यदि मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी? अलाउद्दीन ने कहा लाहौल बिल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की, उसका मजहब हिंदू, वो काफिर है, हम मुसलमान, तेरी शादी उससे कैसे कर सकते हैं? फिरोजा ने कहा कि पिताजी, मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है। अलाउद्दीन ने कहा नहीं, उससे तेरी शादी में कतई। फिरोजा की मां नहीं थी, तो फिरोजा ने कहा कि देखो आज मेरी मम्मी होती ना तो मेरी बात मान लेती। आप पिता हो और आप मेरी बात नहीं मानते हो। आज काश मेरी मम्मी होती। अलाउद्दीन को लगा कि यार इस बच्चे को ये लगेगा कि मेरी मां नहीं इसलिए पिताजी बात नहीं मान रहे। तो उसने कहा वाह भाई रो मत, कर देंगे। अब अलाउद्दीन गया कन्नड़ देव के पास, और कन्नड़ देव जाकर, कन्नड़ देव क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में। कन्नड़ देव और वीरमदेव दोनों ये शादी के खिलाफ है, दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। पर उनको पता था कि दिल्ली में बैठकर अलाउद्दीन को मना करने का मतलब है शाम से पहले पहले अलाउद्दीन पकोड़े बना खा जाएगा। तो कन्नड़ देव वीरमदेव ने कहा कि अरे यार, कन्नड़ देव ने कहा भाई ये तो तूने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया, हमारे लिए तो अच्छी बात है कि एक इतना बड़ा सुल्तान अपनी राजकुमारी की शादी हमारे राजकुमार से करना चाहता है। पर यार अलाउद्दीन, बेटियों की शादी अपने से बड़े घर में की जाती है। तो तू यार कोई बड़ा सुल्तान देख, कोई बड़ा नवाब देख, कोई बड़ा राजा देख। हमारे तो जालोर छोटी सी रियासत है, और तू अपनी राजकुमारी की शादी जालोर क्यों करना चाहता है? अलाउद्दीन ने कहा इसमें छोटा बड़ा क्या है, वीरमदेव का प्री तो पास हो ही रखा है, मेंस की तैयारी भी अच्छी है, सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा, RS हो जाएगा वीरमदेव इस बार। कन्नड़ देव वीरमदेव लगा अब और क्या बहाना बनाए। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए। तो उसने कहा जितने पैसे चाहिए ले जाओ और शादी की तैयारियां करो। कन्नड़ देव वीरमदेव दिल्ली से अलाउद्दीन से रुपए लेके आए, जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। और अलाउद्दीन को मैसेज किया कि ब्याह आज करें, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। और अलाउद्दीन ने कहा अरे तुम पैसे खा गए तो खा गए। अब अलाउद्दीन ने कहा मैं सेना लेकर जाऊंगा, अटैक कर दूंगा। और फिरोजा ने कहा नहीं पिताजी प्लीज ऐसे मत कीजिए, एक बार बात कीजिए। अरे बात से नहीं मान रहे तो मैं बात करके देखती हूँ, करो अभी के भी बात करो तुम। उसने कहा नहीं मुझे जालोर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे इंस्टा फेसबुक पे ब्लॉक मार रखा है। जियो की नई सिम ले ली उसने, मेरे पास उसके नंबर है, मैं वहां जाके बात करती हूँ। फिरोजा बेचारी जालोर आती है, लेकिन वीरमदेव मिलता ही नहीं है। वो नीचे कई दिन तक यहाँ बैठी रहती है, यहाँ से चली जाती है। जालोर के लोकल पुराने लोग आज भी कहते हैं उस जगह को बताते भाई यहाँ आके गई थी। अपने वालों से फिरोजा नाम आया नहीं, तो अपने वाले कहते हैं फोफली आके गई थी। अपने कितना प्यारा नाम है फिरोजा, और हमने क्या निकला फोफली। फोफली यहाँ आई थी, फोफली यहाँ आई थी।
फिरोजा वापस गई। फिरोजा रोए रोए वीरमदेव के प्यार में, शादी करनी है तो वीरमदेव से करनी है। फिर फिरोजा की एक धाय माँ थी। धाय माँ समझते हो? जो पहले राजकुमार राजकुमारियों का लालन पालन करने के लिए जो होती है उनको क्या बोलते? और उसकी एक धाय माँ थी, उसका नाम था गुलविहिस्त। क्या नाम था? उसने कहा भाई एक बार मैं जाके देख लूं, मैं ट्राई करके देख लूं, क्या पता मान जाए। तो जालोर आई थी गुलविहिस्त, और वो वीरमदेव के पास समाचार भिजवाती, भाई कर ले शादी, तेरे क्या फर्क पड़ता है। वीरमदेव रिप्लाई करवाता कि नहीं, मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मुंह परणु तुर्कड़ीन उल्टो हो गए बाण। यदि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी करता हूं तो ये उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार सूर्य का पश्चिम से उगना। ना तो सूर्य कभी पश्चिम से उग सकता है, ना वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से ना केवल मेरा खुद का कुल चौहान बल्कि मेरी माँ का कुल भाटी दोनों लज्जित हो जाएंगे। लेकिन विहिस तुम वापस दिल्ली चली जाओ। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर तो क्या तरीका बचता है? लड़ाई बचती है। अब अलाउद्दीन को जालोर पर अटैक करना है, पर जालोर को जीतने के लिए पहले क्या जीतना जरूरी था? सिवाना। तो अलाउद्दीन ने पहले अटैक कहां पे किया? सिवाना। तो फिर नैणसी कहता है कि इनके बीच अटैक का कारण यह था कि फिरोजा और वीरमदेव के बीच में आकर्षण था। लिखो, नैणसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसी, नैणसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसी, आक्रमण का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजाज अट्रैक्शन टुवर्ड्स वीरमदेव वाज कॉज ऑफ अटैक। आक्रमण का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजाज अट्रैक्शन टुवर्ड्स वीरमदेव वाज कॉज ऑफ अटैक। आक्रमण का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजाज अट्रैक्शन टुवर्ड्स वीरमदेव वाज कॉज ऑफ अटैक। ऐसा कौन कहता है? नैणसी। अब लाइन चेंज करके लिखो। देखो, अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण, अलाउद्दीन अटैक ऑन सिवाना। अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण, लिख लो 1308 ईस्वी। सिवाना पर अटैक कब हुआ था? 1308 ईस्वी। यह था कि यदि जालोर जीतना तो पहले क्या जीतना पड़ेगा? इसलिए सिवाना को बोलते थे जालोर की चाबी। क्या बोलते? लाइन चेंज करके लिखो। सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। सिवाना वाज नोन एज की ऑफ जालोर। सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। सिवाना वाज नोन एज की ऑफ जालोर। सिवाना को जालोर की क्या कहा जाता था? चाबी कहा जाता था। अब अलाउद्दीन को बताया कि जालोर जीतने के लिए क्या जीतना पड़ेगा? सिवाना। तो कानड़ देव भी तो जानता है ना कि जालोर की रक्षा से पहले किसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो कानड़ देव अपने दो भतीजे सिवाना की रक्षा के लिए भेजे, सातल और सोम। क्या क्या नाम थे? सातल देव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा। लिख लो। इस समय सिवाना का किला सातल तथा सोम के नियंत्रण में था। दिस टाइम सिवाना फोर्ट वाज अंडर कंट्रोल इन सातल एंड सोम। इस समय सिवाना का किला सातल तथा सोम के नियंत्रण में था। दिस टाइम सिवाना फोर्ट वाज अंडर कंट्रोल इन सातल एंड सोम। सिवाना का किला सातल तथा सोम के नियंत्रण में था। सिवाना फोर्ट वाज अंडर कंट्रोल इन सातल एंड सोम। लिखो, ये कानड़ देव के भतीजे थे। देवर नेफ्यूज ऑफ कानड़ देव। ये कानड़ देव के भतीजे थे। देवर नेफ्यूज ऑफ कानड़ देव। ये कानड़ देव के भतीजे थे। देवर नेफ्यूज ऑफ कानड़ देव। अब पता था अलाउद्दीन को कैसे तो पार पड़ेगी नहीं। उसने एक सैनिक को अपनी तरफ मिलाया कि तू, मैं तेरे को रुपए दूंगा और तू किले का पानी खराब कर दे। तो एक बहेल सैनिक था। कौन सैनिक था? उसने सातल सोम के साथ में क्या किया? विश्वासघात, किले का पानी खराब कर दिया था। देखो, एक बहेल सैनिक ने, ए बहेल सोल्जर, एक बहेल सैनिक ने, ए बहेल सोल्जर सातल व सोम के साथ विश्वासघात किया। बीट्रेड सातल एंड सोम। सातल व सोम के साथ विश्वासघात किया। बीट्रेड सातल एंड सोम।
सातल व सोम के साथ विश्वासघात किया, बीट्रेड सातल एंड सोम। लाइन चेंज करके लिखो। 1308 ईस्वी में इन 1308 एडी, 1308 ईस्वी में इन 1308 एडी सातल तथा सोम के नेतृत्व में अंडर लीडरशिप ऑफ सातल एंड सोम, सातल तथा सोम के नेतृत्व में अंडर लीडरशिप ऑफ सातल एंड सोम, सातल तथा सोम के नेतृत्व में सिवाना में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन सिवाना, सिवाना में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन सिवाना, सिवाना में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन सिवाना। यह सिवाना का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ सिवाना। यह सिवाना का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ सिवाना। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड सिवाना। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड सिवाना तथा इसका नाम बदलकर खेराबाद कर दिया एंड रीनेम्ड इट एज खेराबाद, तथा इसका नाम बदलकर खेराबाद कर दिया एंड रीनेम्ड इट एज खेराबाद, तथा इसका नाम बदलकर खेराबाद कर दिया, तथा इसे कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू कमालुद्दीन गुर्ग, तथा इसे कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू कमालुद्दीन गुर्ग, तथा इसे कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू कमालुद्दीन गुर्ग। किसको सौंप दिया? अब कुल मिला के हालात ये है कि सिवाना पर तो कब्जा हो गया तुर्कों का, और जालोर में अभी तक कौन बैठा हुआ है? कानड़। और तुर्कों ने भाई जैसे ही यहां पे कब्जा किया, एक तो अपने उस समय विद्या का केंद्र था भीनमाल। कौन सा था? भीनमाल के सारे स्कूल तोड़े इन लोगों ने, और एक सांचौर में मंदिर तोड़ दिया था, एक महावीर मंदिर। कौन सा मंदिर तोड़ा? लाइन चेंज कर लिखो। तुर्कों ने सांचौर का महावीर मंदिर तोड़ा। टर्क्स डिमोलिश्ड महावीर टेंपल ऑफ सांचौर। तुर्कों ने सांचौर का महावीर मंदिर तोड़ा। टर्क्स डिमोलिश्ड महावीर टेंपल ऑफ सांचौर। तुर्कों ने सांचौर का महावीर मंदिर तोड़ा। टर्क्स डिमोलिश्ड महावीर टेंपल ऑफ सांचौर, तथा भीनमाल के शिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया था एंड डिस्ट्रॉयड स्टडी सेंटर्स ऑफ भीनमाल, तथा भीनमाल के शिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया था एंड डिस्ट्रॉयड स्टडी सेंटर्स ऑफ भीनमाल, भीनमाल के शिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया था। पढ़ाई की तुर्कों की तो आपस में बनती नहीं थी। अब कन्नड़ देव को लगा रही है तो बड़ा बुरा है। मतलब यदि आपने कब्जा कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी हमारी स्कूलें तोड़ दोगे। कब्जा कर लिया इसका मतलब ये थोड़ी आप हमारे मंदिर तोड़ दोगे। तब वो बाहर निकलता है और वहां जालोर से तुर्कों को कूटना शुरू करता है। भाई साहब नागौर तक लाता है। नागौर में एक जगह थी मालकाना का, एक लाइन और लिखो उसमें। ये जब लड़ाई हुई थी ना, इसके अंदर उनका एक सिवनाक्रमण में एक सेनापति मारा गया था तुर्कों का, नाहर खान। कौन मारा गया था? नीचे लिखो, एक लिखो। सिवना आक्रमण में ड्यूरिंग सिवना अटैक, सिवना आक्रमण में ड्यूरिंग सिवना अटैक तुर्क सेनापति नाहर खान लड़ता हुआ मारा गया था। टर्क कमांडर नाहर खान डाइड वाइल फाइटिंग। तुर्क सेनापति नाहर खान लड़ता हुआ मारा गया था। टर्क कमांडर नाहर खान डाइड वाइल फाइटिंग। तुर्क सेनापति नाहर खान लड़ता हुआ मारा गया था। अब नीचे लिखो मालकाना का युद्ध। मालकाना नागौर में जगह आपने, बैटल ऑफ मालकाना। कानड़ देव फिर जालोर से निकल के आया, नागौर तक लेके आया था इनको, वहां से भगा के। इसमें तुर्कों का एक सेनापति गिरफ्तार किया गया था, शम्स खान। कौन गिरफ्तार किया गया? लिखो।
कन्नड़देव ने तुर्क सेना को हराया। कन्नड़देव डिफीटेड टर्क आर्मी। कन्नड़देव ने तुर्क सेना को हराया। कन्नड़देव डिफीटेड टर्क्स आर्मी। तथा तुर्क सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया था एंड अरेस्टेड टर्क कमांडर शम्स खान। तथा तुर्क सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया था। एंड अरेस्टेड टर्क कमांडर शम्स खान। तथा तुर्क सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया था। एंड अरेस्टेड टर्क कमांडर शम्स खान। अलाउद्दीन को बड़ा गुस्सा आएगा, अरे यार मेरी सेना की मार पड़ रही है, सेनापति क्या होते जा रहे हैं, गिरफ्तार। अब अलाउद्दीन जालोर पर अटैक करता। लिखो अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन अटैक ऑन जालोर। आगे लिख लेना 1311 ईस्वी। अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन अटैक ऑन जालोर। कब अटैक किया? 1300। वापस अलाउद्दीन नीचे आगे बैठ गया। किले के अंदर जाने का कोई रास्ता। एक व्यक्ति था बिक्का दहिया। कौन था? उसको अलाउद्दीन ने फिर बताया, यदि तू मुझे अंदर जाने का रास्ता बता दे तो मैं तेरे को क्या बना दूंगा, राजा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा कोई ना कोई अंदर से विश्वासघात कर जाता। तो बिक्का दहिया ने कहा, भाई इस किले के अंदर जाने का एक रास्ता यह है कि इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है। मुझे कैसा पता चले कहां से कच्ची है? तो उसने इसके चारों तरफ राई डलवा दी। राई होती है राई, राई राई तो देखी होगी, सरसों जैसा बीज होता है राई का। राई का बीज यदि आप जमीन में डाल दो तो रात रात में जमीन फाड़ देता है। रात रात में जमीन वहां से फटने लग जाएगी यदि कच्ची जमीन होगी तो उसने कहा चारों तरफ राई डलवा दे, जहां से जमीन फूट जाए इसका मतलब वहां से जमीन क्या है, कच्ची। कहते अलाउद्दीन ने घोषणा करवाई कि जिसके पास जितनी राई है लेके आओ, भाई राई चाहिए। और आप जैसे खूब सारे लोग बोरियां भर भर के राई लेके गए और यूं मुंह मांगे दामों पे अलाउद्दीन ने राई खरीदी। साहब 100 रुपए किलो गिलाए, 200 रुपए किलो गिलाए और चारों तरफ राई डलवा दी। जहां से राई फूटी पता चल गया दीवार वहां से क्या है, कच्ची। एक मेरे जैसा कोई महा आलसी था, अगले दिन लेके गया, किलो साहब राई ले लो। तो अलाउद्दीन का तोलो रे, मार साहब लेके 1 रुपए किलो ले लो। तो मैंने कहा 1 रुपए किलो क्यों, रात को तो 100 रुपए किलो ले रहे थे। उसने कहा राई रा भाव रात ही गया, राई के भाव तो रात को ही चले गए। इसलिए आज भी यदि कोई काम हो जाए और उसके बाद कोई पहुंचे तो अपने राजस्थान में कहते हैं राई रा भाव, वो वाले भाव तो रात को चले गए। तो जालोर का किला किसके भाव बिक गया? राई के भाव। किसके भाव बिक गया? और बिक्का दैया को अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए, ये पकड़ रुपए एडवांस, और जैसे जीतूंगा, जीतने के बाद तेरे को क्या बना दूंगा, राजा। तो किसने विश्वासघात किया? अब बिक्का दैया रुपए लेके घर पे आया। घर पे आके उसने अपनी पत्नी को दिए। पत्नी का नाम था हीरा दे। क्या नाम था? उसने हीरा दे कहा कि हीरा दे ये पकड़ नोट, पैसे पैसे करती है, पैसे के लगा दूं। हीरा देने का रुक, पहले ये बता लाया कहां से? कोई ड्रीम 11 भी टीम बनाई है ना? कहां जीत के आया तू, इतने रुपए लाया कहां से? अरे तुझे क्या लेना है, तू रुपए रख ले। नहीं बता तू कहां से लाया। उसने कहा चौप धीरे बोल, ये रुपए मेरे को अलाउद्दीन ने दिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अंदर आने का रास्ता बताया। क्यों बताया? क्योंकि वो अंदर आ गया, कानड़देव वीरमदेव को मारेगा और मार के मेरे को बनाएगा राजा, और मैं बनूंगा राजा तो तू बनेगी। और वो तो पड़ गया यूं कह के। हीरा दे सोचती है कि लिचड़ मेरा पति है, ये विश्वासघाती देशद्रोही जो रुपए के लिए, और वहां अलाउद्दीन से मिल गया जाके, जो अपने घर के अंदर आने का रास्ता बता के, कल इसकी वजह से हमारे वीरों को लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, पता नहीं कितनी महिलाएं इसकी वजह से जोहर करेगी, और ये मेरा पति। और उसे लगा कि इससे अच्छा तो पति हो ही ना, वो बिक्का दहिया को मार देती है। तो बिक्का दहिया को उसकी पत्नी ने मार दिया था। क्या नाम था? तो नाम हीरा नहीं है, महिला भी हीरा थी भाई। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूं कि राजस्थान वीरों की धरती रही होगी पर वीरांगनाओं की धरती पक्की है। हमारी यहाँ की महिलाएं बेहद बहादुर, बेहद साहसी हुई थी, इसलिए आदमी वैसे पैदा हो गए। समाज कैसा होता है इसका निर्धारण इस बात से होता है कि उस समाज की महिलाएं कैसी है। हमारे समाज की महिलाएं वीरांगनाएं थी, इसलिए पुरुष भी कैसे हो गए, वीर उत्पन्न हो गए। पहले वाली थी
एक माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती है और तब कहती है कि मर जाना लेकिन अपनी जमीन किसी को देना। एक पत्नी जो है अपने पति को युद्ध में भेजने से पहले कहती है कि मर जाना लेकिन वापस मत आ जाना, और यदि तुम मर भी जाओगे तो मैं सती हो जाऊंगी, घर की चिंता मत करना, या घर में संभाल लूंगी उसकी चिंता मत करना। एक बहन अपने भाई को तिलक लगा के भेजती है कि देश की रक्षा करना। तो हमारी सारी महिलाओं की वैसी कहानियां। अब तो भाई साहब पड़ोस में लड़ाई होती हो, आदमी केवल देखता हो तो भी लोग कहते थे अपने माई ना जाओ, थे बारे ना आ जाए आप। अब ऐसा फिर पुरुष भी वैसे ही हो रखे। पुरुष में ज्यादा लक्षण होते, पहले महिलाओं में लक्षण थे तो उन्होंने अपने बेटों में, भाइयों में, पतियों में लक्षण दिए ढंग से। अब बाद में महिलाएं लक्षण नहीं दे रही, महिलाएं अपने अंदरूनी स्वरूप को नहीं पहचान पा रही, महिलाओं ने खुद नहीं मान लिया कि अबला है हम तो महिलाओं ने खुद को अबला मान लिया तो पुरुषों में ज्यादा लक्षण अब। इसलिए है लड़कियों जागो। मेरे को एक दिन किसी ने पूछा कि सर ऐसा क्या था, पहले इतने यूं डाकी टाइप के आदमी हुआ करते अपने अपने गांव में सब कहानियां, फलान जी एक तेरे इतने मोटे तेरे ये कर देते वो कर देते ऐसे मार देते, एक हाथ से ये उठा लेते, अब इतने ताकतवर क्यों नहीं होते। मगर पहले वाली लुगाइयां जापे में गूंद के लाडू खाती थी। गूंद के लाडू समझ गए? डिलीवरी के टाइम में गूंद के लाडू घर वाले पता नहीं को 10 किलो घी जमा जमा क्या क्या खिलाते। अब खाती है इमली। तो चाबर भी कैसे हो रहे हैं? अंतर आया ना भाई साहब। अभी भी खाती है तो एक आधे डाकी होते भी हैं, ज्यादातर इमली खा रही है तो ज्यादातर कैसे हो रहे हैं? इमली जैसे। लिखो लिखो, बीका दहिया ने कानड़ देव से विश्वासघात किया। बीका दहिया बीट्रेड कानड़ देव। बीका दहिया ने कानड़ देव से विश्वासघात किया। बीका दहिया बीट्रेड कानड़ देव। लाइन चेंज कर लिखो। उसे उसकी पत्नी हीरादे ने मार दिया था। He was murdered by his wife हीरादे। उसे उसकी पत्नी हीरादे ने मार दिया था। He was murdered by his wife हीरादे। लोग कहते हैं साहब समाज में भ्रष्टाचार है, मगर एक दिन कोई आदमी भ्रष्टाचार के रुपए लेके घर पे आए और एक कोई महिला हीरादे बन जाए, वो मारने की आवश्यकता नहीं, खाली चाकू लेके पीछे ही दौड़ ले। आदमी अगली बार ऐसे पैसे लेने की हिम्मत भी करेगा। पर अब पत्नी कह देती है कि मंगते तेरे वाली तनख्वाह से कुछ भी आनी जानी, थोड़ी बहुत कमाई ऊपर की होनी चाहिए तब जाके पार पड़ेगी। और मैं फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ता, मेरे पास में एक भैया थे, वो कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते और वो डेली शाम को मेरे को आ कहते कि मेरे से सुन ले, मैंने आज ये पढ़ा। तो मैं उनको सुनता, डेली उनको फंसा लेता एक आधे क्वेश्चन में, और मैं भैया सिलेक्शन नहीं होगा आपका। एक दिन भैया भाई याद करके आए और मैंने 45 मिनट तक जितना जोर लगाना था लगा लिया, पूछने थे पूछ लिया, पर भैया ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। फाइनली मैंने हथियार डाले, भैया आज तो आपकी तैयारी जोरदार है, भैया पक्के आप थानेदार लग जाओगे? भैया ने कहा हाँ इस बार तेरा भाई पक्का थानेदार है, और मैं थानेदार लग जाऊं उसके बाद है ना तू तेरे पापा से रुपए मत मंगवाना, खर्चे के मैं दूंगा तेरे को रुपए। मैं भैया कैसे, आपको ऐसे कितनी तनख्वाह मिलेगी? उनका अरे तनख्वाह का क्या लेना देना है इससे। मैंने कहा तो भैया, उनका थानेदार थानेदार होता है, तू नहीं जानता कई प्रकार की कमाई होती है। अपने नई नई 12th करके आए थे तो भ्रष्टाचार पे ऐसे याद किया हुआ था, अपना निबंध लिखा था भ्रष्टाचार पे, तो अपना पढ़ा हुआ था। और मैंने कहा क्या आप भ्रष्टाचार करेंगे? उनका भ्रष्टाचार नहीं, इसको शिष्टाचार कहते हैं। मैंने कहा नहीं, देश को केवल बाहरी दुश्मनों से खतरा नहीं है, आंतरिक दुश्मनों से भी खतरा है। और भ्रष्टाचार उस दिमक की भांति है जो देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है, उसमें आप जैसे लोगों का योगदान। भैया ने कई देर मेरी बातें सुनी, जाते जाते सिर पे हाथ फेरा रखा, राजवीर तू अभी टाबर है, तेरे को नहीं पता लेकमे की नेल पॉलिश 55 रुपए की आती है। तो मुझे उस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये भ्रष्टाचार सारा लेकमे की नेल पॉलिश के पीछे है। फिर एक दिन क्लास में मैंने एक बात बताई, एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा सर आप अभी तक ही भोले ही हो, अब वो महंगी आती है 55 की नहीं आती है सर। कितने की आ रही है आजकल? चल आपने ये पढ़ा होगा, आपके इकोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा कि
व्यापार संतुलन जो होता है कि हमेशा हर देश का निर्यात ज्यादा और आयात कम हो, क्योंकि निर्यात के लिए हमें हमारा विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में निकालने पड़ते। विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा होगा, विदेशी मुद्रा भंडार। तो अपना देश जब नया नया आजाद हुआ था तब नेहरू जी को ये टेंशन हुई कि भाई अपना विदेशी मुद्रा भंडार कम है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादातर सामान निर्यात करना पड़ता है और निर्यात करना पड़ता है तो रुपए वहां लग जाते हैं। तो नेहरू जी ने कहा यार क्या क्या सामान निर्यात है, तो पता आयात करना पड़ता है, तो हमारे रुपए उधर लग जाते हैं। तो क्या क्या आयात करते हैं अपने, तो पता चला कि अपने कॉस्मेटिक आइटम सबसे अधिक आयात करते। तो उन्होंने कहा यार ये लुगाइयों का मेकअप तो कम से कम देश में बना लो, ये तो बाहर से नहीं मंगाना पड़े। देश के बड़े उद्योगपति टाटा को बुलाया, टाटा को बुलाकर टाटा ये पाउडर, क्रीम, नेल पॉलिश, लिपस्टिक तो बना। तो टाटा ने एक ब्रांड लॉन्च किया, लक्ष्मी। कौन सा ब्रांड लॉन्च किया? जितनी सुंदर मां लक्ष्मी है, हमारे प्रोडक्ट लगाओगे तो महिलाएं उतनी सुंदर हो जाएगी। तो लक्ष्मी ब्रांड किया तो कम से कम कॉस्मेटिक आइटम आना बाहर से बंद हो गया। फिर कई साल बाद टाटा ने अपना लक्ष्मी ब्रांड फ्रेंच कंपनी को बेच दिया। उस कंपनी ने लक्ष्मी का नाम बदल किया लैक्मे। क्या कर दिया? तो पहले इसका नाम क्या था? आजकल तुम स्टाइलिश में क्या कहते हैं इसको? लिखो, अरे लिखो चुपचाप, अभी नहीं लिखो। 1311 ईस्वी में इन 1311 एडी, 1311 ईस्वी में इन 1311 एडी कानड़ देव तथा वीरम देव के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ कानड़ देव एंड वीरम देव, कानड़ देव तथा वीरम देव के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ कानड़ देव एंड वीरम देव, जालोर में साका किया गया। साका वो हैपेंड इन जालोर। पहले कानड़ देव लड़ता है, कानड़ देव लड़ता हुआ मारा जाता है, फिर युद्ध भूमि में वीरम देव को राजा बनाते हैं। कानड़ देव तथा वीरम देव के नेतृत्व में साका किया गया। साका वो हैपेंड इन जालोर। लाइन चेंज करें, लिखो। अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड जालोर। अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड जालोर तथा इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड इट जलालाबाद, तथा इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड इट जलालाबाद, नाम बदलकर क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। कहते हैं कि फिरोजा ने क्या के भेजा था कि वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाना। वीरमदेव जिंदा तो मिला ही नहीं, कट कट के गिर गया वो तो इधर उधर, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। फाइनली तुर्कों को उसकी गर्दन मिली केवल, बाकी भाई गर्दन अलग गिर गई होगी, हाथ अलग गिर गए होंगे, तो अब बाकी तो अंग पहचान में नहीं है किसके हैं, पर गर्दन पहचान में वीरमदेव है। तो लेके गए दिल्ली और फिरोजा को जाकर भाई हमारे पूरे तो नहीं पर ये गर्दन हाथ आई थी, ये हम लेके आ गए। तो फिरोजा उस गर्दन को लेके, अपने कवियों की कल्पना है कि फिरोजा ने कहा कि मैं इसके चेहरे को देखना चाहती हूँ, भर पलक निहारना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे से कभी मिला नहीं, पर मैं इसे प्यार करती थी, मैं इसका चेहरा तो देखूं। तो कहते फिरोजा उसके थाली में गर्दन रखी हुई है। फिरोजा जैसे ही उसकी गर्दन को देखने के लिए उसके चेहरे के सामने गई, गर्दन घूम गई। वीरमदेव ने कहा मरने के बाद भी फिरोजा को तो दिखूंगा। फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई है मैं, कि मैं तुर्कों की बातें छोड़कर हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई है मैं, मारा भोबोरा भरतार शीश ने धूण सोनीगरा। हे मेरे 7 जन्मों के बदी सोनीगरा, मेरे से सिर मत घुमा, तेरे लिए मैं मेरी रीति रिवाज छोड़ के हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। पर सोनीगरा मान थोड़ी जाए, उसने सिर ही सिर घुमाया। फिर फाइनली फिरोजा उस गर्दन को लेती है, यमुना में छलांग लगा देती है। जल जोहर किसने किया? फिरोजा ने किया। किसने किया? कल पढ़ेंगे बाकी।